आपने कई नटवर लालों की कहानी सुनी होगी, कई शातिर चोरों की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको जिस नटवर लाल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक ये ऐसा नटवर लाल है जिसने कोई चोरी नहीं करता और न ही कहीं पर लूट करता है, लेकिन ये तकरीबन 15 महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उनसे शादी कर कर उनको ठगी का शिकार बनाता है। और इसमें सबसे मज़े की जो बात है वो बात ये है कि ये 15 महिलाएं कोई भी कम पढ़ी लिखी नहीं थी, सब एक प्रोफेशनल जॉब पर थी। कोई डॉक्टर थी, कोई इंजीनियर थी, कोई प्रोफेसर थी, तो कोई शिक्षिका थी। और ये शख्स महज 5वीं फेल होता है और इसके शातिर दिमाग ने ऐसा इन लोगों को अपने जाल में फंसाया और जाल में फंसाकर इन लोगों से ठगी की। और जब इसका भंडा फूटा और पुलिस की गिरफ्त में आया और जब पुलिस को अपनी कहानी बताई तो पुलिस इस शख्स की कहानी सुनकर माथा पकड़ लिया। दरअसल पुलिस ये सोचने पर हैरान हो गई थी कि ये 5वीं फेल शख्स इतना शातिर कैसे हो सकता है और कैसे इसने ये प्लान बनाया। तो आइए जानते हैं इस नटवर लाल की पूरी कहानी को, कैसे ये लोग लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और फिर कैसे उनसे ठगी का शिकार किया और कैसे ये पुलिस के हत्थे चढ़ा। सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे फिर वही एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है एक ऐसे नटवर लाल की जिसने अपने 15 महिलाओं को जाल में फंसाया और उनसे शादी करके उनको ठगी का शिकार बनाया। दरअसल एक बेंगलोर में एक लड़की रहती है जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक कंपनी में वो जॉब करती है और उसकी सैलरी भी ठीक ठाक होती है। अब उसकी उम्र लगभग 38 साल हो जाती है और अब उसको ख्याल आता है कि पैसा भी काफ़ी कमा लिया और अब ठीक ठाक जॉब भी है और अब क्यों ना मैं शादी करूं। तभी वो शादी.com पर एक अपनी आईडी बनाती है और उसमें अपनी डिटेल मेंशन कर देती है। और कुछ दिनों के बाद उस आईडी में एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि आप मुझे पसंद है, अगर आप चाहो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस मैसेज को पढ़ती है तो उस आईडी को खोलकर देखती है, जो कि वो आईडी एक डॉक्टर साहब की थी। प्रोफाइल में जो डीपी लगी थी वो एक डॉक्टर साहब की डीपी लगी हुई थी और उसमें जो नाम लिखा था वो भी एक डॉक्टर साहब का ही नाम लिखा था। जब वो डीपी में फोटो देखती है तो इंजीनियर साहिबा को भी वो लड़का काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि वो लड़का काफ़ी देखने में खूबसूरत था और पेशे से डॉक्टर था और वो ऐसा ही कोई रिश्ता चाहती थी जो कि लड़का पढ़ा लिखा हो और देखने सुनने में भी खूबसूरत हो। तभी वो उस मैसेज का इंजीनियर साहिबा रिप्लाई देती है और धीरे धीरे इन दोनों की आपस में बातचीत होने लगती है और बातचीत करते करते ये एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर देते हैं। अब फ़ोन पर इनकी बात होने लगती है और फिर एक दिन जो डॉक्टर साहब होते हैं उस इंजीनियर साहिबा से कहते हैं कि हमें काफ़ी दिन हो गए बात करते हुए और अब तो हम एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं, क्यों ना एक मुलाकात की जाए जिससे हम और एक दूसरे के बारे में बेहतर जानें। तभी वो इंजीनियर साहिबा इस बात के लिए तैयार हो जाती है और एक उन दोनों के बीच में डेट फिक्स हो जाती है और वो इंजीनियर साहिबा मैसूर पहुंच जाती है, क्योंकि ये जो डॉक्टर साहब ने अपना जो एड्रेस बताया था वो मैसूर का ही बताया था। तभी वो इंजीनियर साहिबा उस लड़के से मिलने मैसूर चली जाती है और मैसूर में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश भी होते हैं, क्योंकि देखने में दोनों ही खूबसूरत थे और लगभग लगभग हम उम्र भी थे और एक दूसरे को पसंद आते हैं। तभी फिर ये दोनों डॉक्टर साहब और इंजीनियर साहिबा ये काफ़ी सैर सपाटा भी करते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, साथ में खाना खाते हैं और फिर डॉक्टर साहब उस इंजीनियर साहिबा को अपने घर ले जाता है, जो कि वो एक किराए का घर होता है। तभी इंजीनियर साहिबा
डॉक्टर साहब से कहती है कि आप इतने बड़े डॉक्टर होकर और आप किराए के मकान पे रहते हैं। तभी वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि दरअसल मेरे पास पुश्तैनी बहुत ज़मीन है, जो मेरे बाप-दादाओं ने हमारे लिए छोड़ी है और वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। लेकिन उसमें मेरे कज़िन यानी कि चचेरे भाइयों ने मुकदमा लगा रखा है। लेकिन बहुत जल्द मैं वो मुकदमा जीतने वाला हूँ और जैसे ही मैं वो प्रॉपर्टी को पाऊँगा, तो हम अपने घर पर रहेंगे। ये बात सुनकर इंजीनियर साहिबा काफ़ी खुश हो जाती है और फिर वो अपने जॉब पर लौट जाती है और दिसंबर में वो इंजीनियर साहिबा अपने घर वालों से बात करती है, क्योंकि उनके घर वाले विशाखापट्टनम में रहते हैं और इस डॉक्टर साहब के बारे में पूरी बात अपने घर वालों को बता देती है। तो उसके घर वाले भी तैयार हो जाते हैं। वो कहती हैं कि बेटी, जब तुम्हें ये रिश्ता मंज़ूर है और तुम्हें डॉक्टर साहब पसंद है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि तुम खुश रहो और जिस लड़के को तुमने पसंद किया है, अगर उसी को जीवन साथी बनाना है, तो हमें इस बारे में कोई एतराज़ नहीं है। और फिर एक दिन इंजीनियर साहिबा अपने घर वालों से डॉक्टर साहब की बात भी करवा देती हैं और दोनों शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और 23 जनवरी 2023 को उनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अब लड़की वालों ने तो शादी का बहुत ही अच्छे से धूमधाम इंतज़ाम किया था और एक मैरिज हॉल बुक किया था और लड़की वालों के सभी रिश्तेदार और पड़ोसी भी उस शादी में शिरकत करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की तरफ से कोई नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर साहब तो पहले ही बता चुका था कि उसके माँ-बाप गुज़र चुके हैं और अब वो अकेला है, कोई भाई-बहन नहीं है और इसीलिए वो अपने चंद दोस्तों के साथ ही उस मैरिज हॉल में पहुँचता है और वहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद ये डॉक्टर साहब इंजीनियर साहिबा को उसी अपने किराए के मकान पर ले आते हैं और हँसी-खुशी इनके दिन गुज़रने लगते हैं और मुश्किल से 3-4 दिन ही हुए थे, तभी अचानक डॉक्टर साहब कहते हैं कि दरअसल बॉम्बे में एक ऑपरेशन करना है और मुझे वहाँ जाना होगा और ऑपरेशन कर मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा। तभी इंजीनियर साहिबा समझ जाती हैं कि जब डॉक्टर पेशे से डॉक्टर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ पर भी पेशेंट होगा वहाँ पर इनको जाना पड़ेगा। तो वो कोई एतराज़ नहीं करती, लेकिन वो ये पूछती हैं कि आप कब तक आ जाएँगे? तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि लगभग 2-4 दिन लगेंगे और 2-4 दिन में मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि आप मुझे फ़ोन नहीं करना, क्योंकि जब मैं काम पर होता हूँ, तो मैं किसी का फ़ोन अटेंड नहीं करता हूँ और जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब मैं चाहूँगा तो मैं आपसे बात कर लिया करूँगा। इंजीनियर साहिबा कहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी जाइए। जब आप आ जाएँगे तो मुझे भी जॉब पर जाना होगा और मैं आपका इंतज़ार करूँगी। और डॉक्टर साहिबा जाते-जाते फिर एक बार उस इंजीनियर साहिबा से कहते हैं कि अगर मेरे पीछे कोई मुझे पूछने आए, तो प्लीज़ किसी को कुछ मत बताइएगा, क्योंकि आप तो जानती हो कि हमारा प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी झगड़ा चल रहा है, इसीलिए आप मेरे बारे में किसी को कोई बात बताना नहीं। और इतना कह के डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। अब डॉक्टर साहब चले जाते हैं और 2-3 दिन गुज़र जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का फ़ोन नहीं आता। तभी इंजीनियर साहिबा कुछ उलझन महसूस करती हैं और डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाती हैं, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। अब वो थोड़ा-सा परेशान होने लगती हैं कि डॉक्टर साहब ने जब से गए हैं, ना तो उन्होंने खुद फ़ोन किया और ना ही अब उनका फ़ोन खुला है, स्विच ऑफ आ रहा है। वो थोड़ा-सा परेशान होती हैं, लेकिन वो ये सोचने लगती हैं कि हो सकता है किसी काम में व्यस्त हों और फ्री होकर वो मुझे फ़ोन ज़रूर करेंगे। और उन्हें कुछ काम होता है और वो अपनी अलमारी यानी कि सेफ खोलती हैं और जैसे ही सेफ खोलती हैं, तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उस सेफ पर उनके 10 लाख रुपए कैश और शादी के जेवर रखे हुए थे और अब वो जेवर और कैश वहाँ पर नहीं था। तभी उनका माथा कुछ टनकता है, वो कुछ सोचने लगती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर साहब भी लापता हैं और जेवर भी गायब है और इस घर में तो किसी का आना-जाना भी नहीं है और ना ही कोई, जब से डॉक्टर साहब गए हैं, ना कोई आया ना कोई गया। तो ये इत्तेफ़ाक नहीं हो सकता और कुछ ज़रूर दाल में काला है। तभी वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाती हैं और अपने पति और चोरी के बारे में वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाती हैं। पुलिस उनसे अब उनके पति के बारे में जानकारी लेती है,
तो जितना उनको पता था बस उतना ही बताती हैं, और पुलिस को वो डॉक्टर साहब की फ़ोटो और वो मोबाइल नंबर दे देती हैं। जब पुलिस वाले उस नंबर पर फ़ोन करते हैं, तो वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। पुलिस को भी कुछ शक होता है और वो छानबीन में लग जाती है, और डॉक्टर साहब के नंबर को कॉल डिटेल में लगा दिया जाता है, यानी कि सर्विलेंस में लगा दिया जाता है, और उस फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल निकलाई जाती है। जब उस नंबर की सीडीआर निकलती है, तो उसमें पुलिस वालों को ये मिलता है कि उस नंबर पर सिर्फ फ़ोन आ रहे थे, यानी कि इनकमिंग कॉल थी, आउटगोइंग कॉल उससे कोई नहीं थी। पुलिस को कुछ ना कुछ इस नंबर के बारे में और डॉक्टर्स के बारे में शक होने लगता है, और फिर वो थोड़ा और जांच करती है। जब वो जांच पर आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले उन नंबरों से संपर्क करती है जो नंबर उस फोन पर आए हुए थे, और वो सारे नंबर महिलाओं के नाम ही रजिस्टर्ड थे। और पुलिस उन नंबरों से संपर्क करना शुरू करती है, तो पता चलती है कि वो सारे नंबर सब लेडीज के थे, और कोई डॉक्टर का नंबर था, कोई इंजीनियर का नंबर था, कोई प्रोफेसर का था, कोई शिक्षिका का नंबर था। अब पुलिस जब उनसे संपर्क करती है और इस शख्स के बारे में पूछती है और उनको ये फोटो दिखाते हैं, तो इन 15 महिलाओं ने सबने यही कहा कि हाँ, ये हमारे पति हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इसकी 15 पत्नियां हैं। सबको यही पता था कि मैं ही इसकी पत्नी हूँ। पुलिस का माथा ठनकता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक शख्स की 15 बीवियां कैसे हो सकती हैं। जरूर कुछ दाल में काला है। जब उन महिलाओं से पुलिस उसके बारे में पूछने की बात करती हैं, तो वो महिलाएं पुलिस को कुछ भी बताने से हिचकिचाती हैं, क्योंकि उन सभी महिलाओं से वही बात उसने कही थी, डॉक्टर साहब ने, जो इंजीनियर साहिबा से कहा था कि मेरे बारे में अगर कोई पूछने आए तो मेरे बारे में किसी कोई जानकारी न देना, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। और इसी डर की वजह से वो महिलाएं पुलिस को उसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देती हैं। सिर्फ इतना बताती हैं कि हाँ, ये हमारे पति हैं। लेकिन उसी में जो सबसे ज्यादा फोन पर बात हुई थी, फिर पुलिस उस महिला के पास जाती है और कहती है कि देखो, अगर आप हमें कुछ इसके बारे में बता पाएंगे तभी हम आपकी इस मदद कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपका ही पति नहीं है, और ये कम से कम 15 महिलाओं का पति है, और सभी के साथ में जितनी शादियों की फोटो होती है वो उन महिलाओं को दिखा देती है। तभी उस महिला के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। तब फिर वो पुलिस को कहती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसने मुझसे ये कहकर शादी की थी, मेरा घर वालों से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, और उसी सिलसिले में मैं बाहर जा रहा हूँ, और अगर मेरे पीछे कोई आए तो मेरे बारे में जानकारी नहीं देना, इसीलिए मैं आपको जानकारी नहीं दे रही थी। अब पुलिस को ये बात साफ पता चल चुकी थी कि ये बहुत बड़ा नटवर लाल और फ्रॉड है, और पुलिस अब इसकी छानबीन में लग जाती है। जब और ज्यादा पुलिस आगे छानबीन करती है, तो तकरीबन 9 नंबर ऐसे मिलते हैं जो कि उस नंबर पर बातचीत किया करते थे, और जब पुलिस उन महिलाओं के उनसे संपर्क करती है, तो पता चलता है कि उन सभी महिलाओं का यही कहना था कि इनसे हमारी शादी होने वाली है। तो पुलिस ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार इसने 15 महिलाओं से तो ऑलरेडी शादी कर चुका था, और अभी 9 महिलाएं और ज्यादा और वेटिंग में हैं। तो पुलिस सोच में पड़ जाती है कि ये तो बहुत बड़ा नटवर लाल है, और उस नटवर लाल की पुलिस पकड़ने के लिए अभियान तेज कर देती है। लेकिन पुलिस उसके बहुत ज्यादा कुछ सबूत होते नहीं है, सिर्फ नंबर होता है और शादी की फोटो होती है। इसी के आधार पर वो उसकी तलाश करती हैं। लेकिन वहीं एक दिन पुलिस को एक अहम सुराग लगता है, क्योंकि उसके फोन को सर्विलांस पे लगा रखा था, और उस फोन नंबर से एक नंबर पर बात हो रही थी, और जब पुलिस इस फोन नंबर की लोकेशन ट्रेस करती है, तो वो नंबर वो जगह मैसूर की निकल कर आती है। पुलिस उसी ट्रैक किए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां ये नटवर लाल तो नहीं मिलता। लेकिन थोड़ा बहुत पुलिस जब मशक्कत करती है, तो ये शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है, और जब पुलिस इसको पकड़ लेती है, और जो इसने कहानी बयां करी, तो सुनकर पुलिस दंग रह गई, और पहली बार इस शख्स का असली नाम पता चला था, क्योंकि इसने जितनी भी महिलाओं को नाम बताए थे वो सभी नाम फर्जी थे। दरअसल इसका असली नाम महेश केबी नायक है, और ये
देखने सुनने में बहुत खूबसूरत और बहुत स्मार्ट है और लगभग इसकी उम्र 35 साल है। और जब पुलिस इससे पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने आखिरकार इन 15 महिलाओं को अपना शिकार कैसे बनाया, तभी वो बताता है कि दरअसल मैं बेरोजगार था और मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए मेरे घर वाले मुझसे परेशान रहने लगे थे और एक दिन वो मुझसे परेशान होकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। अब मेरे पास काम धंधा भी नहीं था और मेरे सपने बड़े थे क्योंकि मुझे फिल्मों में काम करना था और वो फिल्मों में काम करने की ट्राई भी करता है, लेकिन वहाँ उसको कोई सफलता नहीं मिलती। अब उसने सोचा कि कुछ ना कुछ जरूर बड़ा किया जाए, तभी वो कुछ सोशल मीडिया और पत्रिकाओं के माध्यम से उसने कई ऐसी नटवर लालों की कहानियां सुन रखी थी, इसीलिए उसके दिमाग में ये प्लान आता है और वो फिर शादी.com पर अपनी आईडी अलग अलग नाम से आईडी बनाता है और उन महिलाओं को टारगेट करता है जो ज़्यादा उम्र की होती हैं और अच्छे प्रोफेशन में होती हैं, क्योंकि अगर कम पढ़ी लिखी लड़कियां होंगी तो उनके घर वाले पूछताछ और सवाल जवाब ज़्यादा करेंगे, लेकिन जो लड़की सेल्फ डिपेंड होगी और पढ़ी लिखी ज़्यादा होगी तो वो घर वाले ये सोचकर ज़्यादा छानबीन नहीं करते कि लड़की आखिरकार समझदार है, पढ़ी लिखी है और अगर इसने लड़का पसंद किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। इसीलिए मैं पढ़े लिखे लड़कियों को ही टारगेट करता और उनको अपने झांसे में लेता और उनसे शादियां करता और फिर कुछ दिन रहने के बाद में जो भी उनके पास कैश होता और जेवर होते उनको मैं लेकर फरार हो जाया करता था। अभी तक इसने 15 लड़कियों से शादी कर चुका था और उनसे तकरीबन 3 करोड़ से ऊपर की ठगी कर चुका था और 9 लड़कियां इसकी बेटिंग लिस्ट में थी। और उसने एक और चौंकाने वाला मामला बताया। उसने ये बताया कि दरअसल मैं 5वीं फेल हूँ और मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, इसके चलते मेरी कई शिकार छूट गए क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़कियां होती और जब कभी मैं अंग्रेजी में कुछ बोलता तो वो शब्दों को पकड़ लिया करती और वो जान जाती कि पढ़ा लिखा नहीं है और ये तो फर्जी का डॉक्टर है, ये फर्जी इंजीनियर है। इसीलिए कई शिकार मेरे कम पढ़े लिखे होने की वजह से भी छूट गए। दोस्तों, जब पुलिस ने इसकी सारी कहानी सुनी तो पुलिस ने अपना माथा पकड़ लिया कि आखिरकार 5वीं फेल शख्स और इतना शातिर और इतने शातिर तरीके से इसने पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। लेकिन कहते हैं ना कि चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो अपना सुराग जरूर छोड़ देता है और एक न एक दिन ये पकड़ा जरूर जाता है। और ये भी 9 जुलाई 2023 को पकड़ा गया और पुलिस ने इसको जेल भेज दिया। लेकिन इनमें से जितनी महिलाएं थीं वो ज्यादातर खामोश ही रहीं क्योंकि इसके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो एक अच्छे पोजीशन पर थी और कई तो सरकारी जॉब पर थी। इसलिए वो चाहती थी कि लोग जब सुनेंगे तो हंसी होगी और हमारा लोग मजाक बनाएंगे और बहुत से ताने मारेंगे कि पढ़ी लिखी होकर भी एक 5वीं फेल के चक्कर में फंस गए। इसीलिए ज्यादातर उनमें खामोश ही रहे। तो दोस्तों, ये थी आज के नटवर लाल की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट देकर इस नटवर लाल के बारे में अपनी राय जरूर दें। और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।